आज मैं आपसे शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियोज में मैंने आपसे बात की थी शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है। तो एक रिवीजन के तौर पर मैं बात करता हूँ आपसे। शिक्षा का जन्म एडुकाटुम शब्द लैटिन भाषा का उससे हुआ है। इसका मतलब है फ्रॉम विद इन टूवर्ड्स आउटसाइड, भीतर से बाहर की ओर। तो भीतर क्या है, क्या चीज बाहर लानी, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। भीतर हमारी अंतर्निहित शक्तियां हैं और वो शक्तियां सुप्तावस्था में। तो अगर उन सुप्तावस्था को जगाकर जागृत अवस्था में उन शक्तियों को लाया जाए तो इसके लिए हमें टूल की आवश्यकता होती है जिसको हम शिक्षा कहते हैं। और आपने देखा कि जब भीतर की शक्तियां जागृत होंगी तो कोई आइंस्टीन बनेगा, कोई कबीर बनेगा, कोई रविदास बनेगा। ये भीतरी शक्तियों के जागरण की अवस्था है। कोई विवेकानंद बनेगा और कोई रामकृष्ण परमहंस बनेगा। इसका आशय क्या है? क्या हम सभी में वो शक्तियां समाहित हैं? क्या हम सभी लोग उन शक्तियों के स्वामी हैं? एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हम सभी के भीतर वो शक्तियां समान रूप से उपस्थित हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उन शक्तियों का जागरण किस अनुपात में हुआ। अक्सर ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति ने ये अचीवमेंट, ये उपलब्धि हासिल की, मैं नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। जो उपलब्धि का ग्राफ है, जो ऊंचाई है और जो उस व्यक्ति ने प्राप्त की है वो आप भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि एक क्षेत्र में सफल व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में असफल हो जाता है। इसका आशय क्या है कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं, संपूर्ण नहीं। लेकिन शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक संपूर्ण मानव का निर्माण संभव है। तो मेरा ऐसा मानना है, टीचर एजुकेटर होने के नाते जो शिक्षक निर्माण की प्रक्रिया है, तो सबसे पहली आवश्यकता है कि हम शिक्षा को समझें। अगर आपको लगता है कि मुझे एक अच्छा शिक्षक बनना है तो अच्छे शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले अंतर्निहित शक्तियों का जागरण अनिवार्य है। और अगर हमने इसमें सफलता प्राप्त कर ली तो अपने छात्रों के लिए एक आदर्श रूप में स्थापित हो सकते हैं। और यह बात तय है कि छात्र उसी शिक्षक का सम्मान करेगा जिसके भीतर कुछ आदर्श परिलक्षित होगा, कथनी करनी एक होगी। अगर हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं तो छात्र का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये कथनी और करनी कैसे एक होगी, ये तभी संभव है जब हम भीतरी धरातल पर स्वच्छ हो, हमारा अंतःकरण साफ हो। इस सफाई को कौन करेगा? अंतःकरण साफ कौन करेगा? अंतःकरण साफ करने में विवेक शक्ति, जिसका हम लोग अक्सर उल्लेख करते हैं, सत्य असत्य में भेद करने की क्षमता। तो सत्य और असत्य में भेद करने की क्षमता विवेक से जागृत होती है। विवेक कैसे जागृत होता है? विवेक जागृत होगा शिक्षा के द्वारा। शिक्षा कौन देगा? शिक्षा देगा शिक्षक। तो क्या शिक्षक की अंतर्निहित शक्तियां जागृत हो चुकी हैं? क्या शिक्षक अपनी शक्तियों को ऊंचाइयों तक ले जा पाया है? अभी हाल ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई और उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात चल रही है। इम्प्लीमेंटेशन के दौरान हम लोग यही प्रयास करेंगे कि भारत जगत गुरु के पद पर पुनः आसीन हो जाए। जगत गुरु का पद पुनः हासिल करने के लिए हमें अपने ऋषि और मुनियों के विषय में चिंतन करना होगा कि उनकी क्या अवस्था थी
उनके अंदर कौन सी खूबियां थीं जो अगर आज का शिक्षक अपने भीतर ले आए तो शायद भारत पुनः जगत गुरु बन सके। तो मेरा ऐसा मानना है, अगर हम शिक्षा के अर्थ को देखें, एडू काटू, भीतरी शक्तियों का जागरण, तो शिक्षा तभी सफल होगी जब हम शक्तियों का जागरण करने में सफल होंगे। रटने वाली शिक्षा, एग्जामिनेशन में अच्छे अंक प्राप्त करने वाली शिक्षा शिक्षा नहीं, ये आपको रोबोट बना रही है और मशीन आपसे बेहतर काम करती है। मशीन के निर्माता आप स्वयं। तो हमें मशीन नहीं बनना है, हमें एक मानव बनना है, सच्चे अर्थों में मानव। विवेकानंद जी ने कहा कि व्यक्ति के भीतर अंतर्निहित पूर्णता का नाम ही शिक्षा है। और गांधी जी की अगर बात करें तो उनका कहना भी यही है कि माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, तीन चीजें, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, आत्मा, तीनों की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। तो शिक्षा पुस्तक तक सीमित नहीं। अगर हम पुस्तकों का अध्ययन करके, कुछ तथ्यों का स्मरण करके, उनको कहीं पर अपनी स्मृति शक्ति के कारण अच्छे ढंग से प्रेजेंट करने में समर्थ होने के कारण हम शिक्षित नहीं कहलाते। शिक्षा का अर्थ है हमारे व्यवहार में परिवर्तन। अगर हमारा व्यवहार परिवर्तित होता है, सही दिशा में जाता है, तो शिक्षा सार्थक होगी। बीएड के पाठ्यक्रम में शिक्षा मनोविज्ञान पेपर को जोड़ने का आशय यह है कि सबसे पहले हम शिक्षा को जानें, उसके पश्चात मनोविज्ञान की सहायता से हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करें जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए एक अच्छा समाज बनाने के लिए। और वो समाज तभी बन पाएगा जब शिक्षक जागृत होगा। दूसरी बात हम करते हैं मनोविज्ञान की, जो पिछले वीडियोस में आपसे चर्चा हुई थी। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, जैसा नाम से ही परिलक्षित है, लेकिन ऐसा नहीं है। मन के विज्ञान के आगे एक यात्रा चली और वो यात्रा चलते चलते आज व्यवहार के विज्ञान के रूप में इसको माना जाता है। क्योंकि मन के कई तल थे जिस पर सहमत व्यक्त की गई और बाद में असहमत हुए लोग। उसके पश्चात आज व्यवहार को हम अपनाए हुए हैं। तो वो व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान में वो कौन सा व्यवहार है जिसका हम अध्ययन करेंगे। कक्षा के भीतर शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, तीन बातें आती। शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक की शिक्षण क्षमता, छात्र का व्यवहार, छात्र की अधिगम क्षमता कि छात्र किस स्तर तक सीख सकता है। तो हर बात पर, हर पहलू पर गौर करना पड़ेगा कि जो शैक्षिक परिस्थितियां हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान के भीतर आएंगी। शिक्षा में अगर शिक्षक उत्तम शिक्षण करे, छात्र उत्तम अधिगम करे, बेस्ट टीचिंग, बेस्ट लर्निंग, तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य हल हो जाता है। अब बेस्ट टीचिंग और बेस्ट लर्निंग कैसे होगी, इसी पर शिक्षा मनोविज्ञान की खोजें आधारित हैं। जब हम परिभाषित करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान को, तो हमारा कहना होता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी टेक्स इट्स मीनिंग फ्रॉम एजुकेशन, ए सोशल प्रोसेस, एंड फ्रॉम साइकोलॉजी अ बिहेवियरल प्रोसेस। तो एक सामाजिक प्रक्रिया है, दूसरी व्यवहारिक प्रक्रिया है। समाज में हम किस प्रकार का व्यवहार करें, जिस स्थिति में जाएं, जिस क्षेत्र में जाएं, वहां पर हमारे व्यवहार में ऐसे गुण परिलक्षित हों जिसका एक अच्छा प्रभाव समाज पर पड़े और समाज को हम दिशा दे सकें। तो एक तरह से देखा जाए कि शिक्षा जो कुछ करती है उसके लिए उसे मनोवैज्ञानिक खोजों पर निर्भर रहना पड़ता है।
शिक्षा को अगर हम वृक्ष मान लें, एक वृक्ष के रूप में, तो मनोविज्ञान जड़ का काम करेगा, अर्थात मनोविज्ञान शिक्षा को आधार प्रदान करता है। क्योंकि जब हम व्यक्ति के व्यवहार के विषय में जान लेते हैं तो हमें उसके साथ तालमेल बिठाना आसान हो जाता है। एक ही शैली से, एक ही शिक्षण पद्धति से प्रत्येक छात्र को पढ़ाना संभव नहीं है। जब आप कक्षा में जाते हैं तो आपके पास 50 से 100 की संख्या में छात्र होते हैं और हर छात्र वैयक्तिक स्तर पर भिन्न होता है। तो अगर आप ये मान के चलते हैं कि हमारा एक मेथड, एक शिक्षण विधि प्रत्येक छात्र पर लागू होगी, तो आप गलत हैं। यहां पर आपको शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होगी। शिक्षा मनोविज्ञान आपकी मदद करेगा। लेकिन अगर आपने शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन नहीं किया है तो आप अपने लेवल पर, जो भी आपका लेवल है, उस स्तर से आप अध्यापन कार्य शुरू करें। शिक्षक अपने लेवल से चल रहा है, छात्र का लेवल नीचे है। अगर हम अपने लेवल को नीचे नहीं लाएंगे तो छात्र के लेवल के समान नहीं आएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान हमें क्या सिखा रहा है कि अपने स्तर से नीचे आकर छात्र के स्तर तक आए, उसके बाद छात्र को साथ लेकर उसके स्तर को ऊंचा उठाए। अगर हमने अपने स्तर पर शिक्षा देनी शुरू की, छात्र यहां पर है, तो आपकी स्थिति ये होगी, छात्र के पास कुछ भी नहीं पहुंचेगा, छात्र आपको समझ नहीं पाए और आप कहेंगे कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, इतना मैंने कक्षा में पढ़ाया, रिसीव नहीं कर पाया छात्र, उसको ग्रैस्प नहीं कर पाया, ग्रहण नहीं कर पाया। गलती कहां पे हुई, चूक कहां पे हुई? शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान का अभाव। जब शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान का अभाव होगा तो शिक्षक ज्ञानी होते हुए भी अपने ज्ञान को छात्र तक पहुंचा नहीं। अब आप समझ रहे होंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है। बीएड के पाठ्यक्रम में इसको क्यों लागू किया गया? क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी बहुत सारी योग्यताओं के बावजूद हम वो रिजल्ट नहीं पाते हैं जिसके हम हकदार हैं। तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि कैसे इस यात्रा पर चलें, किस प्रकार से इस शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करें जिससे कि हम अपने छात्र तक अपनी समस्त बातों को पहुंचा सकें। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि प्रत्येक छात्र के भीतर असीम संभावनाएं हैं। जो भी छात्र है वो असीम संभावनाओं का मालिक है। उन्हीं छात्रों में भविष्य का एक महापुरुष, एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर बैठा। अगर हमने उसको अच्छी परिस्थितियां प्रदान कर दी तो निश्चित रूप से वो उन बुलंदियों को छुएगा जिनका वो हकदार है। लेकिन अगर हम इस स्तर पर चूक गए तो वो छात्र के भीतर छुपी हुई शक्तियां जागृत नहीं हो पाई। उन शक्तियों के जागरण के योगदान में बहुत बड़ी भूमिका है शिक्षक। तो जितने भी छात्र मेरे बीएड कर रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आसान कार्य नहीं। टीचिंग इज एन आर्ट एंड आर्ट नीड्स प्रैक्टिस। किसी भी आर्ट में अभ्यास की आवश्यकता होती है। कोई पेंटर होता है, कोई गायक होता है, कोई प्लेयर होता है। क्या आपको लगता है कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहे गए? कितना अभ्यास किया उन्होंने? लता मंगेशकर गायन के क्षेत्र में एक ऊंचाई उन्होंने प्राप्त की, कितना अभ्यास किया? आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, शिक्षण के क्षेत्र में क्या आपको अभ्यास नहीं करना होगा?
क्या आपको लगता है कि केवल कोरी पुस्तकें पढ़ने से, उसमें दिए गए सिद्धांतों को रटने से, उनको परीक्षा कक्ष में कॉपी पर लिखने से, अंक पत्र में अच्छे अंक प्राप्त करने से क्या हमें शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है? कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे? अगर ऐसा सोच रहे हैं तो एक पल के लिए रुकिए, ठहरिए और देखिए कि जो शिक्षा व्यवस्था हमारी चल रही है, जिसमें रोट लर्निंग, रटने की प्रवृत्ति पर बल दिया गया है, जिसको रट रट के हमने परीक्षाएं पास की, अच्छे अंक प्राप्त किए, वो शिक्षा काम नहीं आई। अच्छे शिक्षक निर्माण में वो शिक्षा कहीं से काम नहीं। तथ्यों का स्मरण कर लेना, उनको रट लेना, समय आने पर उनको प्रस्तुत कर देना, इतना काफी नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग, जो नई शिक्षा नीति में भी बात आई है कि रोट लर्निंग को हटाकर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा की जाए, लॉजिकल थिंकिंग पैदा की जाए, उसके लिए आवश्यक है कि एक नवीन विचारधारा, एक नवीन चिंतन शैली, भीड़ से हट के सोचने की क्षमता, स्थापित तथ्यों का अनुकरण न करते हुए उनमें कुछ नया उत्पन्न करने की क्षमता। अगर हम ये कर पाए तो शायद कुछ सफलता हाथ लग सकती। तो छात्रों, बहुत कठिन डगर है, आसान नहीं है। जो भी शिक्षा आपने प्राप्त की है, अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन अब शिक्षक बनने की इस यात्रा में हम सब साथ हैं, मैं आपके साथ हूं और एक प्रयास ही होगा, मैं निरंतर एक प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से हम एक पारंपरिक ढर्रे पे चलने वाली शिक्षा को हटाकर एक नवीन चिंतन शैली को विकसित करें, लॉजिकल थिंकिंग का निर्माण करें, कुछ नया सोचें, इनोवेशन करें। तभी शायद जो हमारे लक्ष्य हैं शिक्षा के, वो हमें प्राप्त हो पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम आज शुरुआत करके इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और निरंतर एक एक सेकंड पर ध्यान रखते हुए हमें कोशिश करनी होगी कि किस प्रकार से हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करें, अपनी भीतरी शक्तियों को जागृत करें, मन के विज्ञान को समझें, व्यवहार के विज्ञान को समझें और शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों के सम्मिश्रण से एक कोशिश करें कि किस प्रकार से जो हमें ट्रूली ग्लोबल सिटीजन चाहिए नई शिक्षा नीति के अनुसार, उनका निर्माण कर सके। क्योंकि ट्रूली ग्लोबल सिटीजन बनाना बहुत ही कठिन कार्य है। जब तक भीतर की बाउंड्रीज जो हमने बना रखी हैं उनको गिरा नहीं देंगे, तब तक विराट दृष्टि उपलब्ध ना हो सकेगी। जब तक विराट दृष्टि नहीं होगी, विराट सोच नहीं होगी, हम ग्लोबली सोच नहीं पाएंगे। वी कैन नॉट बी ट्रूली ग्लोबल सिटीजन। शुरुआत अपनी कक्षा से करते हैं। शिक्षक और छात्र मिलके इस अभियान में साथ साथ चलते हैं और कोशिश करते हैं कि हम इस रास्ते पर सफल हों। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं जो भी आपकी मदद कर सकता हूं, हर संभव प्रयास करूंगा। अगले वीडियो में आपसे फिर बात होगी। तब तक के लिए शुभकामनाएं। प्रसन्न रहें, सुखी रहें, सफल हों।